गाय माता एक बार भगवान शिव से कहती हैं कि क्या मनुष्य के दुखों का अंत संभव है। तब भगवान शिव कहते हैं कि हाँ, मनुष्य के दुखों का अंत संभव है। यदि मनुष्य चाहे तो सत्य मार्ग की ओर चल सकता है और अपने दुखों का अंत कर सकता है। मित्रों, आज मैं आप लोगों के लिए एक कहानी लेकर के आई हूँ, विशेष कहानी लेकर के आई हूँ अपने YouTube चैनल के माध्यम से, सनातन धर्मा डायरीज के माध्यम से, जो अपने आप में एक बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। यदि आप इस वीडियो में जुड़े हैं तो आपसे एक छोटा सा निवेदन है, इस कहानी को आप अंत तक ज़रूर सुनिएगा, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान हमें कुछ भी नहीं देता है। और यदि कोई मनुष्य इस कहानी को संपूर्ण रूप से सुनेगा तो उसके जीवन में ज़रूर से ज़रूर बहुत कुछ अच्छा घटित होने लगेगा और इस कहानी को सुनने मात्र से उसके जीवन में एक नई प्रगति का आगमन होगा। तो चलिए आपको सुनाना प्रारंभ करते हैं। एक बार गाय माता भगवान शिव के पास जाती हैं और कहती हैं कि क्या कारण है कि आज का मनुष्य इतना दुखी है, क्या मनुष्य के दुखों का अंत हो सकता है। तब भगवान शिव कहते हैं कि गाय, आज तुमने संपूर्ण सृष्टि के कल्याण के लिए यह प्रश्न किया है और इस प्रश्न के द्वारा संपूर्ण सृष्टि का कल्याण होता है, तो मैं तुम्हें एक कहानी के माध्यम से बताऊंगा। तब भगवान शिव बताना प्रारंभ करते हैं कि एक बार चंद्रसेन नामक राजा एक जंगल से गुजर रहे थे। वहाँ एक छोटा बच्चा अपनी माँ की चिता के आगे कह रहा था कि मैं एक बहुत बड़ा आदमी बन के दिखाऊँगा माँ। तभी चंद्रसेन जब वहाँ से होके गुजर रहे होते हैं तो उसको देखकर रुक जाते हैं और कहते हैं, बेटा क्या बात है, तुम अपनी माँ की चिता के सामने कह रहे हो कि तुम बहुत बड़े आदमी बनोगे। तब भीमसेन नामक व्यक्ति, जो बालक था, वह कहता है कि मेरे पिताजी बहुत बड़े जमींदार थे और मेरी माँ ने और मेरे पिताजी ने उनकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ शादी कर ली थी, जिस कारण की वजह से हमारे दादाजी ने माता पिता को घर से बाहर निकाल दिया था। और एक बार जब पिताश्री सामान लेने के लिए जाते हैं तो उनको सांप काट लेता है और इस कारण से उनकी मृत्यु हो जाती है। मैं और मेरी माँ इसी जंगल में कुटिया बना कर के रहते थे। तभी माँ ने मुझे बताया था कि तुम्हारे दादाजी बहुत बड़े ज़मींदार हैं, परंतु मैं अपनी मेहनत से और अपनी ताकत से एक दिन बहुत बड़ा आदमी बन के दिखाऊँगा। मैं उनके सामने तो कह नहीं पाया, तो मैं उनकी चिता के सामने कह रहा हूँ। तब चंद्रसेन कहते हैं कि तुम मेरे घर चलो, मैं तुम्हारी मदद करूँगा बहुत बड़ा आदमी बनने में। तुम वहाँ रह के लिखना पढ़ना और एक योग्य व्यक्ति बन जाओगे तो अपने आप ही तुम बहुत बड़े इंसान बन जाओगे। तो भीमसेन चंद्रसेन के साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है और जैसे ही भीमसेन चंद्रसेन के साथ उसके नगर, उसके राज्य में पहुंचता है तो उसकी रानी कहती है कि हे प्रभु, हे मेरे प्राणनाथ, तुम इसे किसे उठा के लेके आए हो, कौन है ये। तब रानी को चंद्रसेन संपूर्ण कहानी बताते हैं तो रानी कहती है कि ये राजा भी हैं, न जाने किसको उठा कर के ले आते हैं, ये हमारा घर है कि अनाथालय, कुछ समझ में नहीं आता है। तभी ऐसे समय धीरे धीरे व्यतीत होता है। कुछ दिनों के बाद, जब कुछ समय के पश्चात जब भीमसेन को खाना दिया जाता है तो चंद्रसेन की जो रानी होती है वह अपने बच्चों को तो सोने की थाली में खाना देती है, परंतु जब भीमसेन को खाना देती है तो वह दोने पत्तल में देने लगती है। तभी भीमसेन खाना नहीं खाता है और कहता है, मैं खाऊंगा तो सोने की थाली में ही खाऊंगा इस महल में, वरना मैं खाना नहीं खाऊंगा। इतना कह के भीमसेन अपनी कुटिया की तरफ चला जाता है और जैसे ही अपनी कुटिया में पहुंचता है, धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगता है। भीमसेन एक डाकू बन जाता है, क्योंकि वहाँ उस जगह से जो भी होकर निकलता था वह वहाँ से उनको लूटपाट कर लिया करता था और वह वहाँ डाकू का काम करने लगा। तभी वहाँ पे एक महात्मा भी आगे जाके रहते थे।
जो भी व्यक्ति वहाँ से निकलता था, महात्मा उसकी सेवा किया करते थे और कहते थे कि कुछ समय के लिए मेरी कुटिया में विश्राम कर लो, तुम्हें बहुत शांति मिलेगी। तो इस तरीके से भीमसेन का जीवन प्रारंभ हो जाता है। वहाँ से जो निकलता उसकी लूटपाट करते और खूब सारा धन एकत्रित कर रहे थे। एक दिन गांव वालों ने सोचा चलो भीमसेन को मारते हैं, परंतु बात यह फंस रही थी कि अकेले तो एक व्यक्ति मार नहीं सकता भीमसेन को। तभी सभी गांव वाले निश्चय करते हैं कि हम सभी लोग चल के भीमसेन को मारेंगे और उसको मृत्यु की घाट उतार देंगे। यह बात सब लोगों ने डिसाइड कर ली और जैसे ही भीमसेन के पास पहुंचते हैं वैसे ही भीमसेन छुप जाता है और कस के ज़ोर ज़ोर से वह गांव वाले चिल्ला रहे होते, भीमसेन बाहर निकलो, आज तुम्हारी तो खैर नहीं है, मैं तुम्हें मार के ही यहाँ से जाऊँगा। तभी भीमसेन सोच में पड़ जाता है कि अगर मैं बाहर गया तो ये लोग मुझे पक्का मृत्यु के घाट उतार देंगे। तब धीरे से पीछे की तरफ से निकल के जो भीमसेन होता है वह साधु महाराज की कुटिया में चला जाता है और साधु महाराज से कहता है कि मैं साधु महाराज को संपूर्ण कहानी अपनी बता देता है। तब साधु महाराज कहते हैं कि तुम बहुत बड़ा आदमी बनना चाहते थे। तो भीमसेन कहते हैं कि हाँ। तो कहते हैं कि ये तो सत्य मार्ग से चल के ही तुम बहुत बड़े आदमी बन सकते हो। इतना कह के तो साधु महाराज से भीमसेन कहते हैं आखिरकार मैं क्या करता, मेरा कोई आगे पीछे था ही नहीं, मुझे जो लगा मैंने वही किया। तभी साधु महाराज कहते हैं कि चलो अब तुम अपनी इच्छा ग्रहण करके तुम बहुत बड़े आदमी बन जाओगे, मैं तुम्हें ज्ञान की प्राप्ति करा दूंगा। तभी साधु महाराज से भीमसेन कहते हैं कि हे साधु महाराज, मेरे पीछे गांव वाले पड़े हुए हैं, मृत्यु की घाट उतार देंगे मुझे यदि मुझे देख लिया। तो साधु महाराज कहते हैं कि तुम जाओ इस कुटिया के अंदर छिप जाओ जाके। तभी भीमसेन कुटिया के अंदर छुप जाते हैं और जैसे ही कुटिया के अंदर छिप जाते हैं गांव वाले आते हैं तो साधु महाराज से पूछते हैं कि क्या तुमने एक यहाँ से आदमी को निकलते हुए देखा है? तो साधु महाराज कहते हैं कि नहीं, मैंने तो किसी को नहीं देखा। तो गांव वाले कहते वही भीमसेन जो हमारे गांव का डाकू है। तो साधु महाराज कहते हैं कि अरे तुम किस भीमसेन को ढूंढ रहे हो जिसने अभी थोड़ी देर पहले ही छलांग गंगा जी में लगा दी है, उसकी तो मृत्यु हो गई है। तभी वो लोग साधु महाराज की बात को मान जाते हैं, क्योंकि वह साधु महाराज बहुत ही ज़्यादा सतमार्ग में चलने वाले थे और गांव के लोग सभी उन पर विश्वास करते थे। विश्वास करके फिर वह लोग चले जाते हैं और भीमसेन बाहर निकलता है। तो साधु महाराज से भीमसेन कहता है कि आपने ऐसा क्यों कहा कि गंगा जी में मैंने छलांग लगा दी? तभी साधु महाराज कहते हैं कि ऐसा ही हुआ है, आखिरकार तुम अपने प्राणों की रक्षा करने के लिए मेरे पास आए थे। जिस समय पर अपने अहंकार को त्याग कर उसी समय ही तुम सतमार्ग में चलने के लिए तत्पर हो गए थे। तो तभी भीमसेन कहते हैं कि अब मुझे क्या करना है? तब साधु महाराज कहते अब तुम यहीं रह के सारी शिक्षा ग्रहण करोगे। और फिर ऐसे ही समय बीतने लगता है। बीतते बीतते समय बीत जाता है और 5 वर्षों के बाद भीमसेन की संपूर्ण शिक्षा ग्रहण हो जाती है। अब वह नौजवान भी बन चुका था, हट्टा कट्टा खूब सुंदर सा व्यक्ति बन चुका था। तभी साधु महाराज भीमसेन से कहते हैं कि आज तुम्हारी संपूर्ण शिक्षा पूर्ण हो चुकी है, अब तुम किसी नगर में जाके काम करो। तभी भीमसेन कहते हैं कि मुझे कौन रखेगा काम पे, क्योंकि मैं तो एक चोर डाकू हूँ। तो साधु महाराज कहते हैं तुम थे, अब नहीं हो। इतना कह के महात्मा भीमसेन को भेज देते हैं। कहते हैं कि तुम अपनी बल बुद्धि और शिक्षा दीक्षा से तुम अपने दिमाग से अपने आप को प्रूफ करना और तुम्हारा सफल होना निश्चय ही तय है। तभी भीमसेन उसी नगर में जाते हैं जो चंद्रसेन का नगर था। जा कर के पता चलता है कि वहाँ हाल ही में उनके मंत्री की मृत्यु हो गई है और राजमहल में यह चर्चा हो रही थी कि अब मंत्री कौन बनेगा।
तभी मंत्री के लिए बहुत सारे लोग आते हैं और तभी भीमसेन भी अपना परिचय देता है। अपना परिचय एक दूसरा नाम बता के भीमसेन करता है, केशव नाम बता के भीमसेन करता है। तभी वहाँ के सभी पर्चे इकट्ठे हो जाते हैं और सभी लोग आपस में यह चर्चा करते हैं कि आखिरकार कौन होगा जो अब की बार मंत्री बनेगा। तभी जो भी जिन्होंने भी पर्चा दी हुई थी उनको सबको अंदर से लाके एक तलवार दी जाती है। कहा जाता है कि तुम उत्तर दिशा में जाओ, तुम पूर्व दिशा में जाओ, तुम दक्षिण दिशा में जाओ और तुम पश्चिम दिशा में जाओ। चार लोगों को डिसाइड किया जाता है और चारों को चारों दिशाओं में भेज दिया जाता है। सभी अलग अलग तरह से उस तलवार को लेके वहाँ के राज्य में राजा के पास जाते हैं। यहाँ तक कि एक जो व्यक्ति होता है वह तलवार लेकर के जाता है। हीरालाल नाम का एक व्यक्ति होता है, वह तलवार लेकर के जब पश्चिम दिशा की ओर जाता है तो वहाँ जैसे ही भेंट में उनको तलवार देता है, कहता है कि चंद्रसेन नामक राजा ने यह आपके लिए भेंट दिया है। जैसे ही तलवार निकालते हैं राजा, उसमें तो खून लगा हुआ था। तभी वह सोच में पड़ जाता है जो हीरालाल होता है कि अब मैं क्या करूं, इसमें तो खून लगा, इसका क्या तात्पर्य होगा। तभी हीरालाल कहता है कि इसका यह तात्पर्य है कि महाराज कि वह युद्ध के लिए आपको ललकार रहे हैं और युद्ध करने के लिए आप तैयार हो जाइए और युद्ध के लिए सेना भेज दीजिए। तभी हीरालाल वहाँ से निकल जाता है और जब भीमसेन पूर्व दिशा की ओर गए हुए थे तभी वहाँ पे भी उसमें भी लाल रंग का खून लगा हुआ था। तभी वहाँ के पूर्व दिशा के जो राजा होते हैं वह कहते हैं इसका क्या तात्पर्य है, इसका क्या मतलब है। तभी वह कहते हैं कि इसका तात्पर्य यही है कि जिस प्रकार से कभी भी आपको युद्ध में किसी भी प्रकार की हानि हुई या कोई दिक्कत हुई, ये शांतिपूर्वक बैठ के सुलझाया जाएगा और यदि कभी आपको मेरी ज़रूरत हुई तो मैं सदैव आपके लिए खड़ा रहूँगा। इतना कह के वहाँ के राजा भी चंद्रसेन की मित्रता को स्वीकार कर लेते हैं और दोनों भीमसेन के गले मिलकर के उसको भेजते हैं। एक टुकड़ी सेना की भी भेंट में उनके साथ भेजते हैं। तभी जैसे ही वह अपने नगर चंद्रसेन के पास पहुंचते हैं और हीरालाल भी पहुंचता है। हीरालाल कहता है कि मैंने तो ये बात कही और युद्ध के लिए उन्होंने सेना भी भेजने के लिए तैयार हैं। तभी चंद्रसेन कहते हैं ये तुमने क्या कर दिया है, मेरे पास तो अभी सेना भी नहीं तैयार है, युद्ध के लिए मैं अभी तैयार भी नहीं हूँ। तभी भीमसेन कहते हैं कि आप चिंता मत करिए महाराज, जब मैं पूर्व दिशा की ओर गया था वहाँ के जो राजा हैं मैंने उनसे आपकी मित्रता के बारे में बताया और आपका बखान किया। उसकी वजह से उन्होंने भेंट में एक टुकड़ी सेना की भी भेज दी हुई है। सेना बाहर खड़ी हुई है, युद्ध के लिए आप बिल्कुल चिंता मत करिए। इसके बाद जैसे ही युद्ध समाप्त होता है और युद्ध समाप्त होने के बाद उसको मंत्री बना दिया जाता है। भीमसेन को मंत्री बनाने के बाद जैसे ही भोजन रानी परोसती हैं, रानी भोजन भीमसेन को चांदी की थाली में दे रही होती हैं, तैसे ही भीमसेन कहते हैं कि मुझे सोने की थाली में भोजन चाहिए, मुझे चांदी की थाली में भोजन नहीं करना है। तभी महारानी सोने की थाली में भोजन देना प्रारंभ कर देती हैं और जैसे ही भोजन देती हैं तभी भीमसेन कहते हैं कि आपको 15 साल पहले का वो बच्चा याद है जिसने आप क्या पत्तल में खाना नहीं खाया था। तो महारानी को याद आ जाता है, कहते हैं हाँ मुझे याद है। तभी महारानी कहती हैं कि भीमसेन से कि हे मंत्री तुम्हें ये सब बातें कैसे ज्ञात है। तो मंत्री कहते हैं कि ये वो 15 साल पहले जो बच्चा था वो मैं ही आज हूँ। तभी चंद्रसेन कहते हैं कि देखो तुमने अहंकारी और तुमने कहा था यह कुछ कर नहीं पाएगा, देखो आज उसी मंत्री की पद पे बैठा हुआ है। तब मैंने कहा था कि भीमसेन कहते हैं तब मैंने कहा था कि मैं जब भी इस महल में खाना खाऊंगा तो सोने की थाली में ही खाना खाऊंगा। आज देखो मैं सोने की ही थाली में खाना ग्रहण कर रहा हूँ। इतना कह के वह जो राजा मंत्री होते हैं
भीमसेन जो होते हैं वह संपूर्ण राज्य को संभालने लगते हैं और चंद्रसेन का जो राज्य होता है वह खुशीपूर्वक चलने लगता है। मित्रों, इस कहानी से यह शिक्षा हमको मिलती है कि यदि कोई व्यक्ति गलत मार्ग पे चल रहा है, तो वह चाहे तो अपने सत्कर्मों की वजह से, अपने उदार भाव की वजह से वही व्यक्ति सही मार्ग में चलना प्रारंभ कर सकता है और अपने जो भी पाप किए, जो भी कुछ भी किया हो, वह सब भुला करके आगे अपने जीवन में उन्नति की सीढ़ी चढ़ सकता है। अब मैं अपने वीडियो को यहीं विराम करूंगी। थैंक यू सो मच। वीडियो को वॉच करने के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।